ईबी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के इकोनॉमिस्ट लोगों ने एक रिस्क मतलब हाईलाइट की है। और वो रिस्क है एआई स्टॉक्स क्रैश हो सकते हैं क्या। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्योंकि टाइटल पढ़ के आपको लगा होगा एआई क्रैश कमिंग एंड $1 ट्रिलियन वार्निंग, ईसीबी इज $1 ट्रिलियन वार्निंग। और थंबनेल है .com 2.0 क्वेश्चन मार्क। तो डेफिनेटली आई थिंक बहुत सारे लोगों को करंटली इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। और ये रिपोर्ट जो आई है वो जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। उसके बाद कल यूएस मार्केट्स भी गिरे हैं। उसके पीछे का मेन रीजन इज ईरान वॉर ही चल रहा है अभी, ईरान यूएस ईरान वॉर। बट स्टिल ये क्या है इस जो आर्टिकल इन्होंने लिखा है, ये ब्लॉग जो लिखा है या फिर जो का छोटी सी एक रिपोर्ट है, ये इसका एनालिसिस क्या है, इसके मेन पॉइंटर्स क्या है, वो इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं दोस्तों। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो एक नया फेनोमेना जो क्रिएट हुआ है, डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट दैट दिस इज बिगेस्ट टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन ऑफ आवर जनरेशन, नोबडी शुड डिनाई दैट। बट क्या ये जो रिवॉल्यूशन है ये एक बहुत इसका इसका फॉलोअप जो है वो एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट करेक्शन के तौर पे हो सकता है क्या, ये हमें समझना है। अभी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने यही एक सीरियस वार्निंग इशू की है। अकॉर्डिंग टू ईसीबी इकोनॉमिस्ट की पुराने अगर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस हम देखते हैं तो उसके बाद एक करेक्शन फॉलो किया गया है। और उसी टाइप का करेक्शन शायद मतलब करंट सिनारियो में भी हो सकता है। दैट्स व्हाट दे आर सजेस्टिंग। और इस करेक्शन के लिए या फिर इस क्रैश के लिए जो भी उनका प्रेडिक्शन है, उसके लिए एआई का फॉल होने की जरूरत नहीं है। एआई विल सक्सीड, बट एआई रिलेटेड जो रैली हुई है मार्केट में, ये जो स्टॉक्स जो बढ़े हैं जिस तरीके से, वो क्रैश हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है। एंड दैट्स वाई एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने यही रेज किया है कि आर वी हेडिंग टूवर्ड्स अनदर 2000.com क्रैश। ओके, तो अब हम थोड़ा सा पॉइंट वाइज इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कि पहले समझते हैं कि भाई क्यों इस ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक इतना वरीड क्यों है। क्योंकि ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स एआई का जो ऑप्टिमिज्म है ना, वो इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से जो स्टॉक के प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यूएशंस पे ये जा चुके हैं। वैल्यूएशंस पे अगर वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स या अर्निंग्स ग्रोथ के एंगल से, तो वहां पे डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं है। बट क्या यही चीजें कंटिन्यू होती रहेंगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इनको अभी लग रहा है। और स्पेसिफिकली अगर ईसीबी ने क्या हाईलाइट किया है, तो उन्होंने जो मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज है ना, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा, एप्पल एंड टेस्ला, तो ये कंपनीज पे उन्होंने पहले मतलब ये 7 कंपनीज से उनको ज्यादा सबसे ज्यादा डर लगता है या टेंशन आता है, उस पर रिस्क वहां पे लगती है। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल उन्होंने दिया है एनवीडिया का। जैसे कि एनवीडिया की शेयर प्राइस सिंस 2022 20 टाइम्स बढ़ चुके हैं। मतलब किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता 2022 में, तो आज उसकी वैल्यू 20 लाख रुपीज होती। दैट्स वाई ये तो गलत होगा कि इज एआई यूजफुल। डेफिनेटली एआई इज यूजफुल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट रियल क्वेश्चन ये है कि हाउ मच एआई सक्सेस इज ऑलरेडी प्राइज्ड इनटू दीज स्टॉक्स। तो ये कितना डिस्काउंटिंग ऑलरेडी हो चुका है ग्रोथ का, मतलब, और यही सिलसिला आगे जारी रहेगा क्या, ये देखना जरूरी है। तो एक अच्छी कंपनी, एक बहुत बढ़िया कंपनी भी खराब इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर अनरीजनेबल वैल्यूएशन उसको दिए जाते हैं। तो ये दिस इज द मेन क्वेरी और क्वेश्चन ईसीबी इकोनॉमिस्ट है। अब बात करते हैं दूसरा जो उन्होंने एनालिसिस दिया, वो थोड़ा सा एआई बूम वर्सेस .com बूम का कंपैरिजन हम समझते हैं। ड्यूरिंग 1990s की अगर हम बात करते हैं, तो इन्वेस्टर्स ने एक चीज तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रेडिक्ट की थी कि भाई इंटरनेट जो है ना वो पूरी दुनिया को चेंज कर देगा, इंटरनेट विल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ओके, एंड दे वर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। ओके, एंड बट जिस तरीके की प्राइस उन कंपनीज को मिल रही थी, वो कितना सस्टेनेबल है, ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है। ओके, जैसे कि पुराने एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं, तो 1800 में रेलवेज जैसे इन्वेंट हुए, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेडियो 1920s में जैसे इवोल्यूशन आया, फिर इंटरनेट 1990s में आया। तो हर एक टेक्नोलॉजी ने ना
इकोनॉमीज को बहुत ज्यादा हेल्प की, चेंज किया, मतलब ट्रांसफॉर्म किया, नो डाउट अबाउट दैट। बट हर एक रिवॉल्यूशन के बाद वैल्यूएशंस में एक बबल फॉर्म हुआ एंड उसके बाद एक सिग्निफिकेंट करेक्शन भी मार्केट में देखा गया। एंड दैट्स व्हाई इसमें से की लेसन क्या मिलता है कि टेक्नोलॉजी कैन सक्सीड व्हाइल इन्वेस्टर्स स्टिल लूज मनी, एंड दैट्स व्हाट ईसीबी इज ट्राइंग टू हाईलाइट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, व्हाई कैन स्टॉक्स फॉल इवन इफ एआई सक्सीड्स, ऐसा उन्होंने ये बोला है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ईसीबी रिपोर्ट का कि इमेजिन एआई इज इन इट्स अर्ली स्टेजेस, इनिशियली इन्वेस्टर्स को एक इनॉर्मस अपसाइड इसमें दिखती है, और किसी को पता नहीं है कि एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और अदर एआई बिजनेसेस इवेंचुअली कैसे कितने बड़े बनेंगे आगे जाके। ओके, सो दैट अनसर्टेनिटी जो है ना, दैट एक्चुअली गिव्स दीज कंपनीज एक ऑप्शन वैल्यू, एंड दैट ये ऑप्शन वैल्यू मतलब इट्स ऑल अबाउट कि इसकी ओवर द पीरियड ये कितना कंटिन्यू हो सकता है, ये ग्रोथ कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। और उसी के चक्कर में एक ह्यूज अपसाइड यहां पे इन कंपनीज को मिल रही है। सो लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस अबाउट एग्जैक्टली वेयर प्रॉफिट्स विल पीक, ओके, एंड सो इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे हायर एंड हायर पी रेशियोज टू दीज कंपनीज। बट एज एआई जैसे ही मेन स्ट्रीम बनेगा, समथिंग चेंजेस, जैसे कि एआई बिकम्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट अक्रॉस बैंकिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, रिटेल, एडवर्टाइजिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज। और ये जो एआई रिलेटेड रिस्क जो है ना, इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू टेक्नोलॉजी कंपनीज, ये पूरी इकोनॉमी वाइड रिस्क बन जाती है, ऐसा उनको लगता है। एंड दैट्स व्हाई इन्वेस्टर्स देयरफॉर डिमांड हायर रिस्क प्रीमियम। और जब रिटर्न्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं, वैल्यूएशन मल्टीपल्स फिर थोड़े से फॉल होने शुरू हो जाते हैं, देन थियोरेटिकली मतलब प्रॉफिट बढ़ते हैं, एडॉप्शन बढ़ता है, रेवेन्यूज बढ़ते हैं, बट पी रेशो वहां पे नीचे आता है, बिकॉज जो ग्रोथ के नंबर्स एक्सपेक्टेड थे उस तरीके से वो डिलीवर नहीं होते हैं। दैट्स हाउ ये एक डी रेटिंग वहां पे हो सकती है। सो एंड ये मार्केट्स ने बहुत बार पहले देखा हुआ है, सो वी शुड नॉट से कि ये पहली बार ही हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रिस्क है, सेकंड रिस्क जो है, इन्वेस्टर्स बिकम टू ऑप्टिमिस्टिक। सो ये एक अनदर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट सिंपली यूफोरिक बन जाता है, इन्वेस्टर्स अज्यूम कि एआई का जो एडॉप्शन है वो एक्सप्लोड होगा, एआई मार्जिन्स जो विल रिमेन एक्सट्रीमली हाई, एआई कंपनीज विल डोमिनेट देयर इंडस्ट्रीज, ओके, एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियन, या अभी तो हम थाउजेंड्स ऑफ बिलियन बोल रहे हैं क्योंकि $1 ट्रिलियन क्रॉस हो गया है, तो इतने ज्यादा पोर होंगे इसमें डॉलर्स कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग विल प्रोड्यूस इनॉर्मस रिटर्न। स्टॉक प्राइसेस therefore start reflecting not just good news but almost perfect future execution लगेगा कि भाई ये जो बोल रहे हैं ना एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए सारा, ठीक है। once the expectations become extremely high, अगर अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं they will not be good enough because market expects कि प्रॉफिट राइट 40% होनी चाहिए, और अगर 25% की डिलीवरी होती है वहां पे, जो एक्सीलेंट है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट फिर भी स्टॉक प्राइसेस क्रैश हो सकते हैं बिकॉज एक्सपेक्टेशंस वर हायर। तो ये जो सिलसिला है ना, तो ये मतलब काफी पेनफुल हो सकता है, ओके। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि $1 ट्रिलियन एआई स्पेंडिंग क्वेश्चन, क्योंकि 2025-26 कंबाइंड एआई रिलेटेड ये जो हाइपर स्केलर्स है ना, दे आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन। अगर रुपीज टर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 25 और 26 दोनों मिला के कर रहे हैं, तो चलो 90 का $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज के हिसाब से कंसिडर किए तो 90 लाख करोड़ रुपीज, ठीक है, 90 लाख करोड़ रुपीज टर्म में इतना स्पेंडिंग है ये। सो कंपनीज आर स्पेंडिंग इनॉर्मस अमाउंट्स ऑन GPUs, डेटा सेंटर्स, नेटवर्किंग, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी एंड एआई मॉडल्स। सो ये जो स्पेंडिंग है ना, this particular spending has been rising faster than the earnings or free cash flows of some companies, okay, and that's why it is forcing some firms to increasingly use debt financing, और वो debt का नंबर अब बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। So Wall Street जो है ना will eventually ask one question कि भाई where is the return on this $1 ट्रिलियन investment, okay। इसमें बहुत सारे डिबेट्स चल रहे, सर्कुलर इकोनॉमीज एंड एवरीथिंग, बट अल्टीमेटली अगर ये हाइपर स्केलर्स इतना ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं
तो वेयर इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वेयर इज द रिटर्न ऑन इक्विटी, ये क्वेश्चंस आगे जाके पूछना शुरू हो सकते हैं। एंड दैट्स हाउ फिर थोड़ा सा वैल्यूएशन में एडजस्टमेंट होने की पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि इफ वी आर थिंकिंग दैट कि बस ये सिलसिला चलता ही जाएगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। देयर विल बी अ लिमिट ऑन स्पेंडिंग एंड द रिटर्न्स will be asked. Again, we are not trying to fear monger because हम इसके सपोर्ट में भी कुछ कुछ चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें वो है why ECB is especially worried about मैग्निफिसेंट 7। क्योंकि ये जो रिस्क है ना, ये सिर्फ अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ लिंक नहीं है। यूरो एरिया के हाउस होल्ड्स जो है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी कंपनीज में, that is around 440 billion euros according to ECB estimates. So this is not a small amount, and much of that exposure comes indirectly through mutual funds, ETFs. Okay, mutual funds and ETFs. So ये another risk create करता है। Imagine अगर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स sharply fall होते हैं, तो इन्वेस्टर्स पैनिक कर सकते हैं। दे कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स और ETFs, और फंड्स को फिर दे विल नीड कैश टू मीट द रिडेम्पशंस, सो अगेन दे विल सेल स्टॉक्स। तो ये जो सिलसिला है ना, स्टॉक फॉल, देन रिडेम्पशन, देन फोर्स सेलिंग, देन अनदर स्टॉक फॉल, तो ये बहुत ही एक विशेष सर्कल यहाँ पे बन सकता है। दैट्स व्हाई ECB कंसिडर्स कि ये सिर्फ स्टॉक मार्केट रिलेटेड इशू नहीं है। दिस कैन बी अ पोटेंशियली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इशू भी हो सकता है। तो ये उनको एक रिस्क यहां पे लगती है। एंड व्हाई अ क्रैश टुडे कुड बी मोर डिफिकल्ट टू मैनेज, ऐसा ECB को लगता है, बिकॉज एक सटल वार्निंग ECB ने यहां पे दी है कि पुराने क्राइसिस के बीच में पॉलिसी मेकर्स वर हैविंग पावरफुल वेपन्स। सो मेन वेपन्स वर एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट कट करना। बट लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, गवर्नमेंट की फिजिकल स्पेंडिंग की सिचुएशंस की अगर हम बात करते हैं, इन्फ्लेशन के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, तो इतने एग्रेसिव वेपन्स सेंट्रल बैंक्स के पास करंटली अवेलेबल नहीं है। सो देर इज अ लेस रूम टू यूज मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी कंपेयर्ड विद द .com एपिसोड, एंड दैट्स व्हाई ये सिनारियो ना थोड़ा ज्यादा डेंजरस लगता है। सो अगर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स 20-30% से गिरते हैं, देन AI करेक्शन प्लस ब्रॉडर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड लिमिटेड पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, ऐसा ECB को लगता है। अब थोड़ा सा इसको काउंटर भी ये करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट एग्जैक्टली लाइक .com बबल। ठीक है, तो ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ .com कंपनीज के टाइम ना, उनके कंपनीज के पास रेवेन्यू भी बहुत कम था, प्रॉफिट्स नहीं थे, अनप्रूवन बिजनेस मॉडल्स थे और एक्सट्रीमली स्पेकुलेटिव वैल्यूएशंस थे। बट आज की अगर हम बात करते हैं, तो AI बेनिफिशियरीज जो है वो कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा, एनवीडिया, दे आर ऑलरेडी इनॉर्मसली प्रॉफिटेबल बिजनेसेस। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और ECB ने खुद भी पहले नोट किया है कि आज की जो लार्जेस्ट कंपनीज है, दे हैव मोर डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल्स, ओके, compared to those technology companies during early 2000s boom, जो .com boom के इसमें थे। सो ये एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। सो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी अर्निंग्स ग्रोथ जो रियल इसमें काफी स्ट्रांग नजर आती है, एंड दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी .com बबल 2.0। सो इसका बेटर डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है? फिर इसका बेटर डिस्क्रिप्शन हो सकता है कि दिस इज अ जेन्युइन टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, okay, genuine technological revolution which is combined with pockets of potentially excessive valuations, okay। तो ये डिबेट हो सकता है, एक्सेसिव वैल्यूएशन का डिबेट हो सकता है यहां पे, बट .com के जैसा ही सिचुएशन है ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते, ओके। अब नेक्स्ट, ECB जो है ना, दे आर नॉट प्रेडिक्टिंग एनी डेट फॉर द क्रैश। तो ये हेडलाइन थोड़ी सी मिसलीडिंग हो सकती है, but ECB is not saying that the market will crash tomorrow. In fact, ECB ने explicitly कहा है कि the timing is impossible to know in advance. So उस हिसाब से, इसीलिए AI could continue delivering strong productivity gains
जो हम देख भी रहे, मतलब मल्टीपल जगह पे जो इनके एप्लीकेशंस वगैरह आ रहे, profits could keep on rising, and valuations could even more significant could be even more significantly higher before any correction occurs. So ये भी एक possibility उन्होंने यहाँ पे दी है. So let's hope that कि थोड़ी सी rationality अगर रहेगी and little lesser expectations अगर रखे जाएंगे, so that would be really good. But I think ideally जो होना चाहिए वो हमेशा होता है क्या? So that is very doubtful. सो अब मेन पॉइंट पे आते हैं, व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स. ठीक है, बिकॉज बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स आर हैव ऑलरेडी टेकन एक्सपोजर टू फॉरेन फंड्स, या फिर दे आर इंक्रीजिंगली taking the exposure to NASDAQ funds, S&P 500 funds, international ETFs, global technology funds. तो ये सारी चीजें हो रही है. तो अगर वॉल स्ट्रीट पे करेक्शन होता है, इन कंपनीज में करेक्शन होता है, तो डेफिनेटली ग्लोबल रिस्क ऑफ का सेंटिमेंट डेवलप हो सकता है उसकी वजह से. एंड इन दैट पर्टिकुलर केस इम्पैक्ट ऑन इमर्जिंग मार्केट विल ऑल्सो बी देयर. बट यहां पे कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स आई थिंक वी विल बी बेटर ऑफ, बिकॉज एक हमारा ट्रेड ही एआई और मतलब एंटी एआई काइंड ऑफ ट्रेड है हमारा अगर देखा जाता है तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, तो डेफिनेटली आई थिंक आवर डाइवर्सिफिकेशन विल बी क्वाइट गुड, नो डाउट अबाउट दैट. बट कुछ ना कुछ तो कैस्केडिंग इम्पैक्ट होगा क्या? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कैस्केडिंग इम्पैक्ट इंडियन इक्विटीज पे होगा ही होगा. तो उस हिसाब से आई थिंक वी विल हैव टू बी रेडी. बट इट्स इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज ऑलवेज बेटर टू फॉलो योर फाइनेंशियल प्लानिंग. आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपके एलोकेशंस होने चाहिए. ग्लोबल एलोकेशन लेने में वी आर नॉट सजेस्टिंग कि नहीं आपने नहीं लेनी चाहिए. बट अगर कोई फाइनेंशियल गोल वहाँ पे है, जैसे कि बच्चों का हायर एजुकेशन आप बाहर करना चाहते हो, तो वो पैसा वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. या फिर आपके पास आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ योर इंडियन फाइनेंशियल गोल्स यू हैव सरप्लस मनी, और उसमें से एक साइजेबल पोर्शन यू वांट टू एलोकेट टू फॉरेन इक्विटी, आई थिंक दैट इज ऑल्सो ओके, देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. बट वहाँ पे भी जब ग्लोबल एलोकेशन लोगे तो सिर्फ और सिर्फ यूएस टेक्नोलॉजी को एलोकेशन लेना वुड बी नॉट बी अ राइट आइडिया. तो वहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए. हाँ ठीक है, 60-70% गोइंग टुवर्ड्स यूएस इक्विटी, दैट टू डाइवर्सिफाइड, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट बाकी जो है अदर मार्केट्स ऑल्सो यू नीड टू कंसिडर व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग. ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. दोस्तों अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम करते हो तो हमारे वेबसाइट को विजिट करना बिल्कुल मत भूलेगा, investenna.in. यू कैन सब्सक्राइब टू आवर मॉडल पोर्टफोलियोज जो इंडिया स्पेसिफिक भी है, एंड वी हैव सेपरेटली लॉन्च ग्लोबल पोर्टफोलियोज ऑल्सो. तो वहाँ पे वो भी सब्सक्रिप्शन आप हमारी वेबसाइट investenna.in से ले सकते हो. तो आशा करेंगे कि आप ज़रूर हमारी वेबसाइट investenna.in को विजिट करोगे. रिसेंटली हमने एक प्रोमो कोड भी लॉन्च किया है, फ्रीडम. यू विल गेट 60% डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज. तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.